स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आप लोग काफी दिनों से बोल रहे थे कि मैम हमें एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से रिलेटेड एक लेक्चर चाहिए, तो आज की क्लास में हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हम लोग इस चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी में जो साइड में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं उनको भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो आज का ये सेशन सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब लोग रेडी हो जाओ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पर क्लास 11th एंड क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज की प्रिपरेशन होने वाली है। ओके, चलो तो अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर बिफोर आई गेट कंप्लीटली इनटू दिस चैप्टर, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था याद है तुम लोगों को या भूल गए? अगर भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, इसी चैनल पर तुम्हें वीडियो मिल जाएगी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की, देख लेना और रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1947 में आजादी मिलने के बाद हम लोगों ने कितना संघर्ष करा नेशन बिल्डिंग में, है ना, इंडिया को एक प्रॉपर कंट्री बनाने में। अब ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में तुम लोगों को बताया जाएगा कि इंडिया में स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपना इलेक्शन कैसे करवाया, ठीक है। एंड तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि स्टार्टिंग के जो कुछ इनिशियल इलेक्शंस थे उसमें कौन सी पार्टी बार बार जीत रही थी और क्यों जीत रही थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में तुम्हें समझाया जाएगा कि स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे हमारे आजादी मिलने के बाद, उस टाइप के इलेक्शन में, उस टाइम के इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीत रही थी, कैसे जीत रही थी, इलेक्शन कैसे करा रहे थे, ये सारी चीजें तुम लोगों को इस चैप्टर में समझाई जाएंगी, ठीक है। चलो तो क्या क्या सीखोगे तुम लोग इस चैप्टर में, एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें समझाया जाएगा कि हम लोगों ने कैसे इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस का सिस्टम बनाया, ठीक है। कैसे हमने इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सिस्टम डेवलप करा, एस्टैब्लिश करा, ये सीखोगे। पॉइंट 2 तुम लोग और क्या सीखोगे, मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि स्टार्टिंग के जो इलेक्शंस थे उसमें कौन सी पार्टी जीत रही थी, ये भी तुम्हें सिखाया जाएगा। तो इनिशियल कुछ इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से जीत रही थी, इसी को हम कहते हैं डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस। तो तुम्हें यह भी समझाया जाएगा कि कांग्रेस कैसे जीत रही थी, क्यों जीत रही थी। कांग्रेस के बारे में भी तुम्हें काफी कुछ इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। एक बार चैप्टर के नाम के ऊपर नजर मारो, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। चैप्टर के नाम का ही ये मतलब है। एरा मतलब वो टाइम पीरियड जब एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो बार बार इलेक्शन में जीत रही थी, जिसका डोमिनेंस था, तो उस टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे तुम लोग चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे तुम्हें और भी ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में काफी कुछ सिखाया जाएगा एंड उन पार्टीज की क्या पॉलिसीज रही ये भी तुम लोग इस चैप्टर में सीखोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें तुम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हो। ओके, चलो अब देखो, जो पहला चैप्टर था उसमें तुम लोगों ने इंडिया के बारे में तो काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना। पर इसी टाइम के अराउंड और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको आजादी मिल रही थी। अब इंडिया ने तो इंडिया का तो प्लान क्लियर था कि आजादी मिलते ही हमें डेमोक्रेसी अपनानी है, पर बाकी ज्यादातर जो कंट्रीज थी उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं अपनाई, ठीक है। उन्होंने सोचा कि अभी नई नई आजादी मिली है, न्यू कंट्री बनी है, ऐसे न्यू कंट्री में डेमोक्रेसी अपनाएंगे तो डेमोक्रेसी थोड़ा कमजोर सा सिस्टम है, ठीक है। तो ये कंट्रीज किस सिस्टम को अपना रहे थे, डेमोक्रेसी तो इन्हें अच्छा नहीं लगा, है ना। तो ये लोग क्या अपनाते थे, अक्सर इन कंट्रीज में नॉमिनल डेमोक्रेसी चलती थी। नॉमिनल डेमोक्रेसी मतलब कहने को डेमोक्रेसी होती थी, पर अगर आप वहां जाकर देखो तो एक ही लीडर होता था जो सब कुछ संभाल रहा होता था, ठीक है। मतलब एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही होती थी, ठीक है। नेक्स्ट,
और क्या करते थे ये लोग, अगर डिक्टेटरशिप नहीं हो रहा होता था तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इन कंट्रीज में वन पार्टी रूल चलता था, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से कोई एक पार्टी बार बार जीतती रहती थी, या फिर आर्मी रूल, मिलिट्री टेक ओवर, इस टाइप के प्रॉब्लम्स चलते थे, ठीक है। अक्सर ये कंट्रीज पता है क्या कहती थी, ये लोग कहते थे कि अभी तो हमारी कंट्री नई नई बनी है, इसीलिए हम लोग डेमोक्रेसी नहीं अपना रहे, हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट सा कोई स्ट्रॉन्ग सा सिस्टम अपना रहे हैं, पर कुछ टाइम के बाद जब कंट्री हमारी सेट हो जाएगी ना, तब हम वापस डेमोक्रेसी को अपनाने लगेंगे, ऐसा ये कंट्रीज कहती थी। पर ध्यान रखना, अगर एक बार तुम डेमोक्रेसी के रास्ते को छोड़कर कहीं और भटक जाओ ना, तो वापस डेमोक्रेसी की तरफ आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर एक बार कंट्री में मिलिट्री रूल या डिक्टेटरशिप आ जाए तो फिर उस डिक्टेटर को हटाकर वापस डेमोक्रेसी लाना, इट इज अ वेरी टफ जॉब। तो बाकी कंट्रीज में तो ऐसा चल रहा था, पर लकीली हमारे इंडिया में हमारा ऐसा हाल नहीं था। जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ना, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब जब हम लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे ना, तभी से हमारे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर थी कि यार जब भी हमें आजादी मिलेगी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनाएंगे डेमोक्रेसी को, ठीक है। बाकी कंट्रीज मतलब सारी नहीं, पर कुछ कुछ कंट्रीज ऐसा सोचती थी कि पॉलिटिक्स तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत टफ चीज है, बहुत दिक्कत वाली चीज है, पर हमारे लीडर्स का नजरिया ऐसा नहीं था। हमारे लीडर्स अक्सर सोचते थे कि पॉलिटिक्स तो एक सॉल्यूशन है, अगर आपको लोगों तक कोई सॉल्यूशन पहुंचाना है, अगर आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पॉलिटिक्स तो एक सॉल्यूशन है, ऐसा हमारे लीडर्स मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे लीडर्स ये भी सोचते थे कि इंडिया में हमें पता है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, हम सारे लोग अलग हैं। इनफैक्ट जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, आई एम वेरी श्योर हम सारे अलग अलग स्टेट से देख रहे होंगे इस क्लास को, है ना। तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, लोगों के आइडियाज अलग हैं, लोगों की सोच विचार सब कुछ अलग है ना। ऐसे में हम एक प्रॉपर सिस्टम कैसे बना सकते हैं, तो आंसर हमारा सिंपल सा है, आंसर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रखकर, ठीक है। जब तक कंट्री में डेमोक्रेसी रहेगी तब तक हम डाइवर्सिटी को भी एनकरेज कर पाएंगे, ठीक है। अक्सर लोगों का क्या मानना होता है कि पॉलिटिक्स में ना बस कंपटीशन होता है और लोग पावर के पीछे भागते हैं, लोग पैसों के पीछे भागते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। पर याद रखना, पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद क्या होता है, परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों का भला करना, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, जनता के लिए काम करना, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट गोल, सबसे इंपॉर्टेंट मकसद होता है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ डेट्स हैं जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, यहां से ना डायरेक्ट हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। तुम में से ज्यादातर बच्चों को ये डेट्स याद होंगी, ठीक है, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, अभी याद कर लो, साइड में नोट्स में लिख लो, अगर एनसीईआरटी खोल रखी है तो अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू आ जाते हैं, सीयूईटी में भी क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। चलो तो देखते हैं डेट्स को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, कब तक हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949, इजी। नेक्स्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब किया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने संविधान को साइन कब करा था, ये हुआ था 24 जनवरी 1950, ये भी क्लियर है, याद हो गया। नेक्स्ट, हमने अपने संविधान को इंप्लीमेंट कब करा, हमारा संविधान इफेक्ट में कब से आया, 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। ये तीन डेट्स तुम लोगों को याद हो जानी चाहिए, ओके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इस टाइम के अराउंड, जब संविधान हमारा इंप्लीमेंट हो चुका था, उस टाइम के अराउंड हमारे कंट्री में थी इंटरिम गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है इस इंटरिम गवर्नमेंट का, है ना, फंस गए होगे तुम लोग यहाँ पे, शायद कुछ लोग, है ना। तो इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, टेम्पररी गवर्नमेंट, है ना। इस टाइम तक हम लोगों ने प्रॉपर इलेक्शन वगैरह नहीं कराए थे, तो हमने टेम्पररी गवर्नमेंट रखी हुई थी, ठीक है। पर धीरे धीरे हमारे लीडर्स को क्लियर हो गया कि चलो कंट्री में अब संविधान भी इंप्लीमेंट हो चुका है, तो अब बहुत हो गया, कंट्री में इलेक्शन कराने का टाइम आ चुका है।
एंड हमने अपना संविधान तो बना ही लिया था, और संविधान में हमने सारे बेसिक प्रिंसिपल्स तो लिख ही दिए थे कि कंट्री में सारा फ्रेमवर्क, सारा सिस्टम कैसे होने वाला है। तो हमें लग रहा था कि सब कुछ सेट है। कुछ महीनों के अंदर 1950 में ही हमें लग रहा था कि सब कुछ सेट है। कुछ मंथ के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ही हम लोग अपना इलेक्शन करके निपटा देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि इतना आसान काम है, पर जब हम इलेक्शन करने बैठे तब हमें समझ आया कि कितना डिफिकल्ट टास्क था। कई बार होता है ना, जब हम लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा परसों एग्जाम है तो एक दिन पहले मैं पूरी बुक खत्म कर दूंगी, तो बहुत आसान लगता है सोचने में, पर जब पढ़ने बैठते हैं तब पता चलता है कि यार गलती कर दी, एनीमे थोड़ा कम देखना था, बाहर खेलने थोड़ा कम जाना था, इंस्टाग्राम कम चलाना था, चैप्टर्स तो बहुत लंबे हैं। ऐसी ही कुछ गलती हमारे इंटरिम गवर्नमेंट से भी हो गई। हमें लगा कुछ महीनों की बात है, जल्दी से इलेक्शन हो जाएगा, पर जब हम लोग करने बैठते हैं ना इलेक्शन, तब हमें पता चलता है कि नहीं यार, इलेक्शन कराना तो मुश्किल है। तो हम लोग उस टाइम पे कुछ कुछ सेटअप्स करना स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1950 में ही हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बना लिया था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? ढंग से इंडिया में इलेक्शन कराना। तो जनवरी 1950 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने सेट कर लिया था। नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से हमारा एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड में एमसीक्यू आ जाएगा। क्या हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन। ठीक है, इन्हीं की इमेज मैंने यहां पर डाल रखी है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, इस टाइम के अराउंड हमें ये उम्मीद थी कि 1950 के अंदर अंदर ही हम लोग इलेक्शन करा लेंगे। ठीक है, 1950 में ही इलेक्शन कमीशन बनाया और हमें उम्मीद थी कि भाई सब कुछ सेट है, 1950 के अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाएगा, पर होता नहीं है। ठीक है, जब हमारी इलेक्शन कमीशन काम करने बैठती है तो हमारी इलेक्शन कमीशन को धीरे धीरे एहसास होता है कि यार शायद इलेक्शन कराना इतना आसान काम नहीं है और हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम थी डीलिमिटेशन। ठीक है, डीलिमिटेशन का क्या मतलब होता है? तो जब इंडिया में इलेक्शन होता है ना, मान लो ये हमारा पूरा इंडिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं इलेक्शन के टाइम पर, और इन छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग इलेक्शन कराते हैं। क्योंकि पूरे इंडिया में साथ में कराएंगे तो मुश्किल होगा, तो छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे हिस्सों को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ठीक है, और अक्सर हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के बॉर्डर को इस तरीके से बनाएं, है ना, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का बॉर्डर इस तरीके से डिसाइड करें कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम पॉपुलेशन हो। ठीक है, अब इस टाइम के अराउंड हम पहली बार इलेक्शन करा रहे थे, तो हम लोग पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो डीलिमिटेशन का मतलब था कि इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री डिसाइड करने में, बाउंड्री ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, एक चैलेंज हमारे इलेक्शन कमीशन का ये था। नेक्स्ट, और क्या दिक्कत ये लोग फेस करते हैं? ठीक है, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहा था तो ये लोग पहली बार इलेक्टोरल रोल बना रहे थे। ठीक है, इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर्स लिस्ट, मतलब जो भी लोग वोट दे सकते हैं उन सबका नाम हम एक लिस्ट में लिख रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि ये लोग पहली बार वोटर्स लिस्ट बना रहे थे तो ये लोग बार बार कुछ कुछ गलतियां करते थे। इनकी एक गलती मैं आपको बताती हूँ क्या था। उस टाइम पर नियरली 40 लाख विमेन थी, ठीक है, जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में था। ठीक है, पर वोटर्स लिस्ट में इनका नाम सही तरीके से नहीं लिखा था। ठीक है, इनका नाम लिखने की जगह इन लोगों ने लिख दिया था वाइफ ऑफ डैश। ठीक है, या फिर डॉटर ऑफ डैश, ऐसे करके। समझ आ रहा है तुम्हें? जैसे अगर मैं तुम्हें, चलो एक एनीमे वाला एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मान लो हिनाटा का नाम हमें लिस्ट में लिखना है, वोटर्स लिस्ट में लिखना है, तो हमने हिनाटा नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, वाइफ ऑफ नारुतो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बेचारी हिनाटा, उसे बुरा लग जाएगा, उसका नाम लिखना चाहिए, है ना, मतलब वुमेन है तो क्या हुआ, आइडेंटिटी है उसकी, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसे करके थोड़ी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो जब पहली बार वोटर्स लिस्ट बन रहा था हम लोग ऐसे करते हैं कि औरतों का नाम वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ करके लिख देते हैं।
ठीक है। इलेक्शन कमीशन जब उस लिस्ट को देखती है तो इलेक्शन कमीशन को ये लिस्ट अच्छी नहीं लगती और इलेक्शन कमीशन कहती है कि भाई ये लिस्ट नहीं चलेगी, फिर से लिस्ट बनाओ, इन एंट्रीज को ठीक कराओ। तो ये सब करने में भी हमें टाइम लग जाता है। ये हमारा दूसरा चैलेंज था, ठीक है। और क्यों हमें टाइम लग रहा था? उस टाइम पर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, ठीक है। 17 करोड़ ऐसे लोग थे जो कि वोट देने के लिए रेडी थे, ठीक है। एंड इन 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को मिलकर 3200 एमएलएस को चुनना था और 489 मेंबर्स को चुनना था लोकसभा के लिए, ठीक है। अब इतने सारे वोटर्स में से सिर्फ 15% ऐसे वोटर्स थे जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो एक और चैलेंज हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए क्या था? इन्हें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना था इलेक्शन का जो सबको समझ आए, ठीक है। चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे वो कोई अनएजुकेटेड पर्सन हो, सबको समझ आए। इस टाइप का ये लोग एक सिस्टम बना रहे थे, इसलिए भी इन्हें टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, इलेक्शन के टाइम पे ना कुछ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहा था तो हमारी इलेक्शन कमीशन 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रही थी कि इलेक्शन के टाइम पे इनको क्या काम करना होगा। एंड इस ट्रेनिंग में भी हमारे ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तुम्हें क्या बता रहे हैं, हमारे इंडिया का जो पहला इलेक्शन था ना, ये बहुत ही मतलब एक स्पेशल इलेक्शन था, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे कंट्रीज को ऐसा लगता था कि डेमोक्रेसी जैसी चीजें सिर्फ रिच और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हैं, ठीक है। तो इंडिया के डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने से पहले यूरोप में मेनली जो बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज थी, सिर्फ उनके यहाँ डेमोक्रेसी था। तो सारे कंट्रीज को लगता था कि डेमोक्रेसी जैसी चीजें ये तो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लिटरेट, जहां पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। पर इंडिया में तो ऐसा नहीं था। इंडिया उस टाइम पर एक पुअर कंट्री थी एंड हमारे कंट्री में ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। तो बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये कंट्री तो पुअर है, इस कंट्री में तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, ये लोग कहाँ से डेमोक्रेसी को संभालेंगे, ठीक है। और पता है क्या था, हम लोगों ने ना अपने इलेक्शन में सबको वोटिंग राइट्स दे रखे थे। हमने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, आप मैन हो, वुमेन हो, जो हो, जब तक आप इंडिया के सिटीजन हो आप आके वोट दो, ठीक है। पर इस टाइम पर यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दे रखे थे, ठीक है। तो वो कंट्रीज इंडिया को देखकर हंसते थे, ठीक है, कि हमने तो वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया, इनको देखो पुअर कंट्री है, इनका लिटरेसी रेट भी अच्छा नहीं है, ऊपर से ये विमेन को भी वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब लोग मानते थे कि इंडिया का ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर है सब फेल कर जाएगा, हमारा मजाक उड़ाते थे ये लोग कि ये कहाँ से इलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं जो कि अलग अलग लोगों ने मैगजीन में लिखा इंडिया के बारे में, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज में कहा इंडिया के बारे में कि इंडिया तो नहीं कर पाएगा इलेक्शन। तो हम लोग इनकी कोटेशंस को सुनते हैं। एक इंडियन एडिटर ने कहा कि जो हमारा पहला इलेक्शन है ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा गैम्बल है, ठीक है। गैम्बल मतलब एक रिस्क, हिस्ट्री में ही सबसे बड़ा हम लोग एक रिस्क करके देख रहे हैं, ठीक है। एक मैगजीन में नेहरू जी के बारे में लिखा था कि जब इलेक्शन खत्म होगा तो नेहरू जी सबको समझाने बैठेंगे कि यार मैंने तो गलती कर दी, ठीक है, मेरे दिमाग में जो प्लान था कि इलेक्शन कराएंगे वो सारा प्लान फेल हो गया। ऐसे नेहरू जी का मजाक उड़ा रहे थे ये लोग, ठीक है। एक ब्रिटिश मेंबर थे, उन्होंने बोला कि अभी तो ये लोग इलेक्शन करा रहे हैं, है ना, बहुत साल बाद इंडिया में थोड़े जब पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो वो इस टाइम के बारे में सोचकर हंसेंगे कि यार हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग इतने पुअर और इलिटरेट कंट्री में इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग अजीब अजीब से कोटेशंस बोलकर हमारे इंडिया का मजाक उड़ाते थे। ये लोग कहते थे कि इंडिया से तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अभी प्लॉट ट्विस्ट आएगा, ठीक है, ऐसे बुरा नहीं मानना कि यार ये तो ताने मार रहे हैं, अभी रुको हम लोग कम बैक करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया इलेक्शन कमीशन बहुत मेहनत कर रही थी, तो हमने 2 बार अपने इलेक्शन को पोस्टपोन करा क्योंकि बहुत ज्यादा काम था।
फाइनली हमारा पहला इलेक्शन कब हुआ? अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में। अंडरलाइन करो सब लोग, नोट्स में लिखो, यहां से बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पहला हमारा इलेक्शन कब हुआ था? अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में। पर अक्सर इस इलेक्शन को हम लोग कहते हैं जनवरी 1952 का इलेक्शन। क्यों? जब ये अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था, जब ये फरवरी तक चला था, तो हम इसे जनवरी 1952 का इलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन जनवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हो गया था अक्टूबर 1951 में, पर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। तो इसीलिए हम इसे जनवरी 1952 का इलेक्शन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें बता रहे हैं कि ये इलेक्शंस बहुत कॉम्पिटिटिव थे। ठीक है, बहुत हाई कंपटीशन था इन इलेक्शंस में। ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, बहुत हाई कंपटीशन था हमारे इस इलेक्शन में, ये तुम्हें समझाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारा इलेक्शन था ना, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी था इस मामले में कि बहुत सारे लोग वोट देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो मोर देन हाफ जो वोटर्स थे, उनमें से हाफ से भी ज्यादा लोग वोट देने के लिए आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। ठीक है, और जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, तो हम सब ने माना कि ये रिजल्ट डेमोक्रेटिक है, इसमें कोई करप्शन, कोई चीटिंग नहीं है। क्योंकि जो पार्टी हार रही थी ना, उन्होंने भी मतलब प्यार से ऐसे हार मान ली कि हाँ हम लोग हार गए, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, जो पार्टी जीती है वो सही तरीके से जीती है। तो ये भी एक प्रूफ था कि हम लोगों ने सही तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करा। तो जो भी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि यार इंडिया की तो बस की बात नहीं है इलेक्शन कराना, हमने उन सबको चुप करा दिया। ठीक है, मैंने कहा था ना कहानी में ट्विस्ट आएगा, तो यही था वो ट्विस्ट, हमने सबको चुप करा दिया, इतना बढ़िया हमने इलेक्शन कराया। ठीक है, तो इंडिया का जो 1952 का इलेक्शन था, इसे हम डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट मानते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पुअर और ऐसी कंट्री जहां पर एजुकेटेड लोग ज्यादा नहीं है, उस कंट्री ने डेमोक्रेसी लाके दिखाया। इससे पहले सबको लगता था कि डेमोक्रेसी तो सिर्फ रिच लोगों का सिस्टम है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का सिस्टम है। हमने इन सारे लोगों को चुप करके दिखाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी तो कोई भी कंट्री अपना सकती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग के पहले 3 इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से जीतती है, तो उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और जब कांग्रेस जीत रही थी, तो लोग उतने सरप्राइज नहीं थे। लोगों को उम्मीद थी कि हाँ कांग्रेस ही जीतेगी, पर कांग्रेस जिस हद तक जीती ना, मतलब जितने बढ़िया तरीके से जीती, वो लोगों को उम्मीद नहीं थी। लोगों को लगा कि हाँ कांग्रेस जीत जाएगी, पर इतने अच्छे तरीके से जीत जाएगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो याद रखना, कांग्रेस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम कहते हैं कि इट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। क्या मतलब है इस पॉइंट का? क्लास 10th याद है तुम्हें? होना तो चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा याद होगा। तो क्लास 10th में तुम्हारा एक चैप्टर था जिसमें तुम्हें पूरा पूरा समझाया गया कि इंडिया को कैसे आजादी मिली। उस चैप्टर में सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस ही चल रहा था, है ना? तुमने देखा होगा कि सारे नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, है ना? तो यहां से हमारा कांग्रेस बहुत पॉपुलर हो जाता है। सारे नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो इसीलिए कांग्रेस बहुत पॉपुलर हो जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए इलेक्शन जीतना आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक ये रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार जीत रही थी स्टार्टिंग के कुछ इलेक्शन को। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में कांग्रेस हमारी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री थी। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ कांग्रेस ही थी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी सारी पार्टीज हमारी बहुत छोटी छोटी सी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे कांग्रेस की प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी, कांग्रेस पूरे इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इस टाइम पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बहुत फेमस थे। ठीक है, बहुत पॉपुलर थे, बहुत
करिज्मेटिक थे, मतलब लोग इनके पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एंड नेहरू जी कांग्रेस में एक लीडर थे, ठीक है। इस वजह से भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, क्योंकि हमारे नेहरू जी कांग्रेस में थे। ये एक और रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस बढ़िया तरीके से जीत रही थी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं तुम्हें कि पार्टी को कितने वोट्स मिले। जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, इट वन 364 ऑफ 489 सीट्स, ठीक है। पहले लोकसभा के इलेक्शन में 489 में से 364 सीट्स ये लोग जीतते हैं। ये अपने बाकी पार्टीज जो इलेक्शन में पार्ट ले रहे थे उनसे ये लोग बहुत ज्यादा आगे थे, ठीक है। तो कांग्रेस फर्स्ट नंबर पे थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी के पास सिर्फ 16 सीट्स थे। तो अब तुम्हें समझ आया कि कांग्रेस कितने बढ़िया तरीके से जीत रही थी। कांग्रेस के पास 364 सीट्स थे और जो पार्टी सेकंड आई उसके पास सिर्फ 16 सीट्स थे। तो इस हद तक हमारी कांग्रेस बढ़िया तरीके से जीत रही थी। ओके, नेक्स्ट, इसी टाइम के अराउंड हमारे स्टेट्स में भी इलेक्शन चल रहे होते हैं। ज्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से जीतती है, पर कुछ स्टेट्स थे जहां पे कांग्रेस उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती, ठीक है। याद रखना, अगेन यहां से क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि कौन से स्टेट्स थे जहां पे कांग्रेस डोमिनेट नहीं कर पाती, ठीक है। तो एक तो था केरला, केरला के बारे में अभी एक टॉपिक आएगा तो इन डिटेल बताया जाएगा तुम्हें। एक मद्रास और एक उड़ीसा, ठीक है। इन स्टेट्स में कांग्रेस को थोड़ी सी दिक्कत आती है इनिशियली जीतने में। ओके, चलो, तो अब कांग्रेस जीत गई इलेक्शन। कांग्रेस के इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है, ये लोग जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो जब कांग्रेस जीतती है तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और उसके बाद ये लोग सेकंड और थर्ड इलेक्शन में भी जीतते हैं। पहले इलेक्शन में तो जीतते हैं, उसके बाद 1957 और 1962 वाले इलेक्शन में भी ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से जीतते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्शंस में बहुत अच्छे से जीतते हैं। ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस हद तक कांग्रेस जीत रही थी, आप इस मैप को देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस मैप में जो भी येलो, ठीक है, इस मैप में जो भी येलो स्टेट्स हैं, यहां पर हमारी कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, ये पूरा जो भी, मतलब आपको इस मैप में ऑलमोस्ट सब कुछ येलो दिख रहा होगा, है ना, कुछ कुछ एरियाज को छोड़ के। जैसे देखो केरला रेड है, केरला के बारे में पूरा डिस्कशन अभी करेंगे। तो इस मैप से आपको आइडिया लग रहा है कि ऑलमोस्ट पूरे हमारे इंडिया में ये पूरा जो येलो पोर्शन है, यहाँ पर कौन जीत रहा था, कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था। स्टार्टिंग के 3 इलेक्शंस में तो बहुत ही ज्यादा। तो 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेशन रहता है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमारे इंडिया का इलेक्शन का सिस्टम भी कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि कांग्रेस को थोड़ी हेल्प मिल गई, ठीक है। कैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जब 1952 में इलेक्शन हुआ ना, तब कांग्रेस को 45% लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। मतलब 45% वोट्स मिले थे कांग्रेस को। पर सीटें कितनी मिली कांग्रेस को, 74% सीट्स मिल गई कांग्रेस को, है ना। तो नॉर्मली आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर 45% वोट मिला है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को सीट भी 45% मिलनी चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं होता, हमारी इंडिया का इलेक्शन का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो अगर कांग्रेस को 45 वोट्स मिले भी हैं तो भी उसे थोड़े ज्यादा सीट्स मिल सकते हैं। तो कांग्रेस को 74% सीट्स मिल गए थे। तो तुम्हें समझाया जा रहा है कि हमारी इंडिया का इलेक्शन का वोटिंग का सिस्टम भी कुछ इस तरीके का है कि कांग्रेस को थोड़ा बूस्ट मिल गया, थोड़ा हेल्प मिल गया इलेक्शन में जीतने में, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ समझो, अगर हम बात करें सोशलिस्ट पार्टी की, तो सोशलिस्ट पार्टी को 10% से ज्यादा वोट्स मिले थे, ठीक है। पर सीट्स की अगर हम बात करें तो 3% सीट्स भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिले थे, ठीक है। तो क्या रीजन है इसके पीछे कि हमारे इंडिया में वोट का परसेंटेज और सीट का परसेंटेज मैच नहीं होता, वो समझते हैं। तो वैसे तो तुम लोगों ने ये समझ लिया था अपने क्लास 11th में ही, है ना।
तो काफी बच्चों को ये पता होगा क्योंकि क्लास 11th में ही तुमने पढ़ लिया था, पर फिर भी मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देती हूँ, ठीक है। हमारे इंडिया में जो सिस्टम चलता है वोटिंग का, इलेक्शन का, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड में ये होता है कि जो भी पार्टी जिसको थोड़े ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं वो पार्टी जीत जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि मान लो ठीक है 10 लोग वोट कर रहे हैं, ठीक है, और आप मान लो कि 4 हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। तो अगर 10 लोग वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पार्टी को 5 से ज्यादा वोट्स मिलेंगे सिर्फ वही जीत सकती है, ठीक है। अगर 10 लोग वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चारों पार्टीज में से जिसको भी थोड़े से ज्यादा वोट्स मिल रहे होंगे वो पार्टी जीत जाएगी, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी जो ए पॉलिटिकल पार्टी है उसे मिले 4 वोट्स, ठीक है, बी को मिले 2, सी को भी मिले 2, डी को भी मिले 2 वोट्स, ओके। तो ए जो पॉलिटिकल पार्टी है 10 में से इसके पास मेजॉरिटी वोट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5 से ज्यादा या 6-7 वोट्स हैं इसके पास, नहीं, इसके पास है तो 4 वोट ही, पर ये पार्टी जीत जाएगी इलेक्शन क्योंकि इसके पास बाकी पार्टी से ज्यादा वोट है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसी को ही हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड कहते हैं कि मतलब जिस भी पार्टी के पास ज्यादा वोट है वो पार्टी हमारे इलेक्शंस में जीत जाएगी। ये हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारे इंडिया में जो है प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहती, ठीक है, ये मैंने अभी तुम्हें समझाया। ऐसा नहीं है कि 45% वोट मिला तो इसका मतलब यही है कि 45% सीट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा इंडिया का सिस्टम जो है इलेक्शन का वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि कांग्रेस को थोड़ी सी मदद मिल गई, ओके। तो फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड की वजह से भी कांग्रेस जो है वो और इजीली इलेक्शन में थोड़ा जीत पाती है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड भी हमने समझ लिया है, आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। बाकी तुम्हें और इन डिटेल समझना है तो वो तुम्हारे क्लास 11th के सिलेबस में है। जब मैं 11th को पढ़ा रही होंगी क्लास में आ जाना और सुन लेना, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के लिए इतना समझना काफी है। चलो, तो जब केरला की बात हो रही थी मैंने तुमसे कहा था ना कि केरला के बारे में एक सेपरेट टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे, तो अभी हम केरला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो केरला में कौन सी पार्टी जीती थी? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यही है, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। तो ये बात है मार्च 1957 की। मार्च 1957 में केरला में कौन जीतता है? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और फिर केरला में हम सबसे पहले चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं? EMS नंबूद्रिपाड़ को। उन्हीं की इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इनको हम अपना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाते हैं केरला में। और केरला में ये जो हुआ था ना, पहली बार हो रहा था वर्ल्ड में कि कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली हो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि ये लोग प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन जीत करके गवर्नमेंट बना रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे केरला में चल रहा था। अब मैं एक और चीज बताती हूँ तुम्हें। 1959 तक आते आते कांग्रेस पता है क्या करती है? कांग्रेस केरला में से कम्युनिस्ट पार्टी को हटा देती है। कैसे हटाती है? आर्टिकल 356 को यूज करके। आर्टिकल 356 में बेसिकली स्टेट इमरजेंसी की बात करी जाती है। तो कांग्रेस क्या करती है? केरला में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करके कम्युनिस्ट पार्टी को हटा देती है। एंड लोगों ने कांग्रेस को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा। लोग अक्सर ये भी मानते हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा था हमारे कंट्री में कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को मिसयूज कर रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ये पावर तो है कि वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर जगह फालतू में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। तो अक्सर लोगों का ये मानना है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा था कंट्री में कि हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स को, ठीक है, संविधान के इमरजेंसी के पावर्स को मिसयूज कर रही थी। ओके, चलो, तो ये हमने केरला के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट तुम लोगों का ध्यान गया होगा कि हमारे चैप्टर में एक बॉक्स है जहां पे तुम्हें चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग के बारे में बताया गया है। इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, कुछ स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो,
तो इस टॉपिक में तुम्हें समझाया जा रहा है कि कैसे टाइम के साथ हमारा वोट देने का तरीका, वोट करने का तरीका चेंज होता गया। ठीक है, जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था तब पता है हम लोग कैसे वोट देते थे। तो जहां पर भी हम वोट देने जाते थे वहां पर एक बॉक्स रखा होता था हर एक कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मान लो एक कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो उसके पास, ठीक है, उस कैंडिडेट के पास एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स में क्या होगा, कैंडिडेट का इलेक्शन सिंबल बना हुआ होगा। ठीक है, इलेक्शन का जो भी सिंबल है वो बना हुआ होगा। अब अगर आपको इस कैंडिडेट को वोट करना है तो आप क्या करोगे, आपको एक पेपर दिया जाएगा, बैलेट पेपर दिया जाएगा, आप उस पेपर को जाके इनके बॉक्स के अंदर डाल दोगे। ठीक है, तो अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग बॉक्स होते थे, आपको जिसको भी वोट देना है आप जाकर बैलेट पेपर उनके बॉक्स के अंदर डाल दो। ये पहले जनरल इलेक्शन में हमारा सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो कुछ टाइम तक ये सिस्टम चला। ठीक है, पहले 2 इलेक्शंस में ये सिस्टम चला, उसके बाद इलेक्शन का वोट देने का सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाता है, हम लोग बैलेट पेपर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बैलेट पेपर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम, पार्टी का नाम और सिंबल बना हुआ होता है। आपको जिसको भी वोट देना है उस पार्टी के साइड में आप एक स्टैंप लगा देते हो कि भाई मैं तो इस पार्टी को वोट दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले 2 इलेक्शन के बाद हमने बैलेट पेपर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, काफी टाइम तक यही चलता है। उसके बाद 1990s के एंड तक आते आते हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है ईवीएम, और ईवीएम में कुछ नहीं होता, ऐसे बटन्स होते हैं, आपको जिसको भी वोट करना है उनके साइड वाले बटन को प्रेस कर दो, उनको वोट मिल जाएगा। ठीक है, तो 1990s तक आते आते हम लोग ईवीएम को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, और 2004 तक आते आते ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में ईवीएम ही चल रहा था। ठीक है, तो ये बस तुम्हें बताया जा रहा है कि कैसे टाइम के साथ हमारा वोट देने का तरीका चेंज हुआ। नेक्स्ट हमारे चैप्टर में साइड में कुछ ऐसे येलो बॉक्सेस हैं जहां पर अलग अलग लीडर्स के बारे में कुछ कुछ बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। तो जल्दी से कुछ बॉक्सेस को देख लेते हैं। पहले हम राजकुमारी अमृत कौर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी की फॉलोअर थी और एक फ्रीडम फाइटर थी, रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। रॉयल फैमिली का क्या नाम था, कपूरथला। ठीक है, इन्होंने अपने मदर से क्रिश्चियनिटी रिलीजन को इनहेरिट करा। इनकी मदर क्रिश्चियन थी तो इन्होंने भी क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करा। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर थी और मिनिस्टर फॉर हेल्थ बनी थी ये। ठीक है, तो आजादी के बाद जब पहली मिनिस्ट्री बनती है तो उस मिनिस्ट्री में ये मिनिस्टर फॉर हेल्थ थी। ठीक है, 1957 तक ये हमारी मिनिस्टर फॉर हेल्थ रहती हैं। ठीक है, तो ये एक बॉक्स हमने कवर कर लिया है। एक और जल्दी से समझ लेते हैं, इसमें आप लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बताया जा रहा है, जिनकी इमेज मैंने यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, तो ओरिजिनल नेम क्या था, अबुल कलाम मुहियुद्दीन अहमद। ठीक है, इस्लाम के स्कॉलर थे, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, कांग्रेस के लीडर भी थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे कि हिंदू मुस्लिम्स को लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, पार्टीशन के खिलाफ थे कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन मत करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे और एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। ठीक है, जो फर्स्ट कैबिनेट बनता है आजादी मिलने के बाद उसमें ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। ओके, चलो तो हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया है एंड इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बाकी का जो हाफ चैप्टर है वो हम अपने पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस थी, अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं। क्लास 12 का टाइमिंग 7 PM होता है। ठीक है, तो 7 PM हम लोग लाइव मिल सकते हैं। आपको इन क्लासेस के लिंक हमारे इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे। हम लोग अक्सर संडे को
पूरे वीक जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्विज रखते हैं, क्योंकि इस वीक हम लोग एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को कवर कर रहे हैं। तो इस संडे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से रिलेटेड एक क्विज होगा एंड बहुत मजा आता है लाइव क्विज करने में। हम लोग पोल करते हैं, लीडर बोर्ड होता है, हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है, तो बहुत मजा आएगा। तो इस संडे आप लोग हमारे अनअकैडमी के ऐप में मेरी लाइव क्लास को 7 PM अटेंड करना। आपको लिंक कम्युनिटी पे मिल जाएगा। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और कोड है अनुष्या, कैपिटल में ANUSHYA। बिल्कुल फ्री क्लास है एंड क्योंकि आप लोग ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज को लेकर इतना एक्साइटेड हो, तो हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक प्लान्ड और प्रॉपर ह्यूमैनिटी का कोर्स भी लेकर आएंगे एंड उस कोर्स को भी ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है अनुष्या। ठीक है, ये कोड तो तुम याद कर लो और मेरे हिसाब से याद हो भी गया होगा, मेरा नाम ही है ना अनुष्या। चलो, तो या तो तुम लोग कम्युनिटी से मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, एक और तरीका है तुम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इससे आप मेरे लाइव क्लासेस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं चैप्टर के नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से नोट्स भी उठा सकते हो। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी अब ये चैप्टर हमारा फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, तब तक तुम यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स वगैरह बना लो और कोई भी दिक्कत हो तो रीच आउट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में शो सम लव एंड अफेक्शन और इस वीडियो को शेयर करो, सबको बताओ कि इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की भी प्रिपरेशन होती है। चलो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।